गुड मॉर्निंग बेटे। देखो बेटे, हमारी तीसरी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी थी और आज हम फोर्थ प्रश्नावली में चल रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो फोर्थ प्रश्नावली हमारी बहुत अच्छी प्रश्नावली है, समीकरणों की है, और समीकरण हमारे सभी क्लासों में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इस प्रश्नावली को भी हमको इतने अच्छे से सीखनी है कि हमको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो, पहले तो बेटे मैं आपको समीकरणों के बारे में जनरली चर्चा करता हूँ कि समीकरण होता क्या है। समीकरण में क्या होता है, देखो कि जैसे x + 4 = 10 इस तरह आपको दिया होता है, और इसमें आपको x का मान निकालना होता है। यानी एक आपको एक चर राशि दी हुई होती है, चाहे x दे दो, y दे दो, p दे दो, m दे दो, q कुछ भी दे दो, मतलब ABCD में से कुछ भी, उसी का हमको मान निकालना होता है। अब हम मान कैसे निकालते हैं कि जैसे यहाँ प्लस का 4 है, बराबर का चिन्ह होगा समीकरण में, हमेशा बीच में आपको बराबर का चिन्ह मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस का 4 है, अब ये प्लस का 4 जब इधर को जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, मतलब ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कोई भी समीकरणों वाले जो सवाल होंगे उसमें कोई भी संख्या, देखो बेटे आपको बताऊँ, ये LHS होता है यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष, और ये RHS होता है राइट हैंड साइड मतलब दाएं पक्ष। तो कोई भी संख्या जो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगी, चाहे दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगी, उसका चिन्ह बदल जाएगा। यदि वो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और यदि वो माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। अब देखो कैसे। और हाँ, एक चीज़ का इसमें विशेष ध्यान रखना होता है कि समीकरण के आगे, समीकरण में चूँकि बीच में बराबर का चिन्ह ही होता है, इसलिए समीकरण के आगे यहाँ पे हमको एरो का चिन्ह इस तरीके से लगाना पड़ता है। फिर हम यहाँ लिख देंगे x = 10, तो अपनी जगह पर ही है। तो जो संख्या अपनी जगह पे होती है, अपनी साइड में होती है, पहले उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 10 है, पहले 10 लिख दिया, फिर प्लस 4 है, प्लस का 4 दूसरी तरफ चला गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4। तो यहाँ पे प्लस के 4 इधर गए तो हो गए बेटे माइनस के 4। इस तरीके से हमारे पास आ गए x बराबर, अब 10 में से 4 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे, 6। इस तरीके से हमारे सवाल होंगे समीकरणों में। यहाँ पे प्लस के 4 थे, इधर दूसरी तरफ गए, तो जहाँ भी ये संख्या पक्ष चेंज करेगी, मतलब प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में होगी, तो वहाँ पे तुरंत हमको लिखना पड़ेगा पक्षांतरण करने पर। क्या लिखना पड़ेगा बेटे, पक्षांतरण करने। पक्षांतरण का मतलब उसने अपना पक्ष बदल लिया, इसी वजह से उसका चिन्ह बदल गया, पहले प्लस का था माइनस का हो गया। और देखो आप 2-4 सवाल इस तरीके के देखोगे तो आपके धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, क्योंकि आप 7th क्लास में समीकरणों को पहली बार पढ़ रहे हो, और पहली बार जब हम कोई काम करते हैं तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही। अगला क्वेश्चन है जैसे x - 6 = 8। अब यहाँ पर भी बेटे हमको x का ही मान निकालना है। तो हम मान कैसे निकालेंगे कि x के पास में जो भी संख्या है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। जिसका मान निकालना हो उसको अकेले रख दो, उसके पास जो भी संख्या है उनको दूसरी साइड में ले जाओ। अब यहाँ पर ये माइनस का 6, ये दूसरे पक्ष में गया तो प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा इसका। तो x बराबर, यहाँ पे एरो का चिन्ह लगाएंगे, डबल एरो का, सिंगल एरो नहीं लगाना, कहीं इस तरीके से लगा दो, ये नहीं गलत माना जाएगा। और ये जो एरो का चिन्ह है आपकी कॉपी में, ये जो लाइन होती है, इस लाइन से बाहर इधर ही लगाएंगे। यहाँ पे हाशिए वाली लाइन दी होती है कॉपी में, उसके इधर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे तो हमको सिर्फ ये लिखना होता है प्रश्न नंबर और हल, कि भाई इस प्रश्न का जो सॉल्व कर रहे हैं हम वो लिखना होता है। बाकी इसमें ये चिन्ह इधर लगाएंगे, इसके अंदर नहीं लगाएंगे। तो x, अब यहाँ पे 8 अपनी जगह पे ही है, और माइनस का 6 दूसरी तरफ जाएगा, साइड चेंज करेगा, तो साइड चेंज करेगा तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे हम पक्षांतरण करने पर। जहाँ पर भी वो पक्ष बदलेगा तुरंत हमको लिखना पड़ेगा पक्षांतरण करने पर। तो x बराबर 8 + 6, तो 8 और 6 हो गए बेटे 14, 14 हो गए। इस तरीके से हमारे सवाल होंगे। अब देखो, अभी तो मैं आपको पहले सवाल के बारे में बताता हूँ कि आपका जो 4.1 का पहला सवाल है उसमें क्या दिया हुआ है।
तो ताकि हमारा एक सवाल कंप्लीट होगा और हम धीरे धीरे इस तरह सवाल सीखते भी जाएंगे और कुछ अन्य उदाहरण जो मन से करने वाले हैं वो भी करते जाएंगे और प्रश्नावली हमारी आगे बढ़ती जाएगी। पहला प्रश्न है बेटे, काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये सारणी में दिया हुआ है, लेकिन हमको एक एक सवाल को अलग ही हल करना है, सारणी में नहीं करना। तो हम कैसे करेंगे? देखो बेटे, इसने प्रश्न दिया है कि x + 3 = 0, x + 3 = 0। इसने आगे दिया है चर का मान, यानी चर का मान दिया है x = 3। चर का मान क्या दिया है बेटे? x = 3। अब ये हमसे पूछा ये कि बताइए कि इसको संतुष्ट करता है या नहीं करता है, इसको संतुष्ट करता है या। तो हम लोग क्या करेंगे बेटे, इसको किस तरीके से हल करेंगे? देखो कि हम लोग क्या करेंगे, x + 3 = 0। अब जहाँ पे x है उस x की जगह पे हम 3 रख देंगे और फिर इधर का जो LHS है, बाएं पक्ष हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, उसको हल कर लेंगे। और यदि हल करने पर सामने वाली संख्या आ जाएगी तो इसका मतलब है कि इसको संतुष्ट करता है, नहीं तो नहीं करता। तो हम लोग इसको देखो कि यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे, तो 3 + 3 = 0। तो 3 और 3 कितने होते हैं बेटे? 6 = 0। तो 6 और 0 बराबर नहीं होते, इसको काट देंगे और लिख देंगे कि x = 3 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। अब बेटे कब संतुष्ट करेंगे? जब ये दोनों तरफ के मान क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। संतुष्ट नहीं करता है। इस तरीके से हमारे जो भी सवाल है इसमें सारे इसी तरीके से होंगे। दूसरा सवाल देखो कि इसी का सेकंड कि x + 3 = 0। अब यहाँ पे दिया है x = 0, कि x = 0 इसको संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटे, इसको भी हल करेंगे और x + 3 = 0, x की जगह पे 0 रख देंगे। जहाँ भी x है उसका मान रख दो। अब 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 और इधर बराबर 3, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो काट देंगे और नीचे फिर वापस इसी तरह लिख देंगे कि x = 0 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। आगे देखें, अब हम इसी के तीसरे प्रश्न पे चलते हैं कि फर्स्ट का थर्ड क्या बोल रहा है हमसे। देखिए बेटे, फर्स्ट का थर्ड क्या है? फर्स्ट का थर्ड है x + 3 = 0। अब यहाँ पे हम x = -3 रखेंगे। तो फिर हम एक बार सवाल को वापस लिखेंगे कि x + 3 = 0, x की जगह -3 रखेंगे और प्लस के 3, तो 3 और में से 3 गए तो क्या बचेगा? 0 = 0। तो ये कथन एकदम सही है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x = -3 समीकरण को संतुष्ट करता है। x = -3 क्या करता है बेटे? समीकरण को संतुष्ट करता है। अब हम इसी का फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस फर्स्ट का फोर्थ क्या है कि x - 7 = 1। अब की बार मैं साइड में लिख देता हूँ कि x = 7। अब सवाल हमसे पूछ रहा है कि x = 7 इस समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो हम वापस से क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर x की जगह पे 7 रख देंगे। तो हम हल करेंगे यहाँ पे x की जगह 7 - 7 = 1। तो 7 में से 7 गया तो क्या बचेगा? 0 = 1। अब 0 और 1 बराबर नहीं होते तो इनको काट देंगे और यहाँ लिख देंगे कि अतः x = 7 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। आगे देखेंगे इसी का फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखें बेटे इसका कि x - 7 = 1 और यहाँ पे हमको रखना है बेटे x = 8। क्या रखना है? x = 8। तो अब हम इसको हल करेंगे कि x - 7 = 1। सवाल लिखा हुआ है हमारे पास में, तो हम x की जगह रख देंगे 8 - 7 = 1 और 8 में से 7 गया तो 1 बचा और यहाँ पर भी 1 बचा।
ये कथन हमारा एकदम सही है। तो हम लिख देंगे अतः x बराबर 8 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। आगे देखें बेटे, अब हम इसी का 6 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट का 6 देखिए, इसमें क्या पूछा है हमसे। 6 वाले क्वेश्चन में देखो कि 5x बराबर 25, 5x बराबर 25 और यहाँ पे हमको रखना है बेटे x बराबर 0। क्या रखना है बेटे? x बराबर 0। तो यहाँ पे हम फिर इसको हल करेंगे तो 5 इंटू एक्स की जगह 0 रख देंगे बराबर 25। 5 को 0 से गुणा करने पे 0 ही आएगा बराबर 25। तो 0 और 25 25 बराबर नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको काट देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि x बराबर 0 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। आगे देखें बेटे, इसी का 7वां क्वेश्चन है। 7वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि 5x बराबर 25 और यहाँ पर x बराबर 5 रख देंगे। तो 5x तो हल करेंगे। देखो 5 और x के बीच बेटे मल्टीप्लाई इंटू का चिन्ह लगेगा। 5 इंटू 5 बराबर 25। यहाँ पे हल कर देंगे। 5 का गुणा 5 से किया 25 आ गया बराबर में यहाँ भी 25 आ गया। तो ये एकदम से सही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 5 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ये हर एक के नीचे लिखना है कि ये इसको संतुष्ट करता है या संतुष्ट नहीं करता है। ये हर एक समीकरण के नीचे आप लोगों को लिखना है। अब हम बेटे 8वें पे चलते हैं। तो मेरे हिसाब से 8वां सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग करके देखना। अब मैं 9th क्वेश्चन पे चलता हूँ। 9वें क्वेश्चन पे देखिए बेटे, इसमें क्या है m/3 बराबर 2 और यहाँ पे हमको मान रखना है m बराबर -6, यानी m की जगह हमको -6 लिखना है। तो हम मान रख देंगे बेटे, तो इसको भी हम हल करेंगे। m की जगह -6/3 बराबर 2। 3 का भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 यानी -2 और 2। तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो काट देंगे बराबर के चिन्ह को और इसके नीचे लिख देंगे अतः m बराबर -6 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अब देखो बेटे, इसी का 10th वाला क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन m/3 बराबर 2। यहाँ पे हमको m बराबर 0 रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटे, इसको भी हल करेंगे। m की जगह रखेंगे 0/3 बराबर 2। तो 0/3 का मतलब 0 ही होता है = 2। तो ये भी कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर नहीं आए और हम लिख देंगे अतः यह m बराबर 0 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। अब हमारा फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है 11वां। इसमें क्या दिया हुआ है m/3 बराबर 2 और यहाँ पे हमको m बराबर रखना है बेटे 6। तो m का मान हम 6 रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या यह मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो देखो बेटे, हम यहाँ पे हल करेंगे इसको। m की जगह हमने रखा 6/3 बराबर 2। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 यानी 3 का हमने भाग दे दिया तो दोनों तरफ आ गए 2 बराबर 2। अतः ये मान m बराबर 6 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अब बेटे इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी मैं आपको 1-2 बता देता हूँ, बाकी प्रश्न आप लोग खुद कर सकते हो। तो इसके भी प्रश्नों को एक बार अच्छे से समझ लो कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो सेकंड प्रश्न है बेटे, दूसरा भी यही है कि जांच कीजिए कि कोष्ठक में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं है। तो मैंने बताया था जैसे ऊपर के सवाल में वैसा इसमें है कि यदि मान रखने पर दोनों तरफ बराबर आ जाते हैं तो सवाल ये इसके हल हैं, अन्यथा नहीं है। देखो फर्स्ट वाला, देखो ए वाला, सेकंड का ए है कि n+5 बराबर 19। तो यहाँ पे n बराबर हमको बेटे 1 रखना है। तो हम इसको हल करेंगे
एन की जगह हम 1 रख देंगे, 1 + 5 यानी 1 + 5 बराबर 19, 19। एक और आगे एरो का चिन्ह मैंने आपको बताया था, क्योंकि बीच में समीकरणों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है, तो आगे हमको यहाँ एरो का चिन्ह लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद में 5 और 1 हो गए बेटे 6 बराबर 19। तो ये दोनों बराबर नहीं आए तो इसको काट देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। और यदि है तो हल लिख देंगे। आगे देखिए बेटे, सेकंड क्वेश्चन इसी का बी वाला, 7n + 5 बराबर 19, 19। और यहाँ पे हमको n बराबर रखना है -2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी n का मान रख देंगे -2। इसको हल करेंगे 7 × बेटे इस तरह जब 7n या 7x या इस तरह दिए होते हैं तो इनके बीच में n2 का चिन्ह लगाना पड़ता है। तो देखिए n की जगह -2 रख देंगे, 7 × -2 + 5 बराबर 19। मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को -2 से करेंगे तो -14 + 5 बराबर 19। अब माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का चिन्ह आ गया और 14 में से 5 गए तो 9, यानी -9 और +19, ये भी बराबर नहीं है, इसको काट देंगे और यहाँ पे लिख देंगे n बराबर -2 इस समीकरण का हल नहीं है। अब बेटे मैं लास्ट एक प्रश्न और बता देता हूँ आपको, उसके बाद में बचे हुए प्रश्नों को आप खुद ही करेंगे, मान रख के हल करेंगे। काफ़ी अच्छे सवाल हैं तो आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब देखिए मैं आपको एक प्रश्न और बता देता हूँ इसमें से। अब मैं करता हूँ ई वाला क्वेश्चन देखें, 4p - 3 4p - 3 बराबर 13। और यहाँ पर बेटे आपको p बराबर -4 रखना है। p बराबर कितना रखना है, -4 रखने हैं। तो देखो हल करते हैं इसको भी, 4 × p की जगह रखेंगे -4 -3 बराबर 13। 13 दिए हुए हैं बेटे, 13 दिए हुए हैं। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, 4 का -4 से करेंगे 16 हो गए, -3 बराबर 13। तो माइनस के 16 और -3 हो गए बेटे -19 बराबर 13। तो दोनों बराबर नहीं है, इसको भी काट देंगे और लिख देंगे p बराबर -4 इस समीकरण का हल नहीं है। इस तरीके से बेटे आज हमने 4th प्रश्नावली शुरुआत की है, लेकिन चूँकि आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया था वीडियो, इसलिए शाम को बना रहा हूँ, अंधेरा हो गया तो अब आपको नहीं दिखेगा, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं बंद करते हैं। अब आपसे जनरली वैसे ही चर्चा कर लेता हूँ कि देखो बेटे कुछ जो सवाल हैं या सूत्र हैं, परिभाषा हैं, तो हमको परिभाषा और सूत्र अच्छे से याद करने। परिभाषाओं में मैंने आपको बार बार पहले भी बताया था कई बार, जैसे अभाज्य संख्याएं होती है, ऐसी संख्याएं जिनमें या तो 1 का भाग जाए या स्वयं उसी संख्या का भाग जाए, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसी तरीके से सम और विषम संख्याएं होती हैं। अब सम संख्याएं किन्हें कहते हैं बेटे, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। अब हमको ये भी आना चाहिए कि किस संख्या में तो 2 का पूरा भाग जाता है और किस संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। यानी जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, उस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाता है। इसके बाद में देखो बेटे, सम विषम हो गई, अभाज्य हो गई। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अब बेटे सुनो, अभाज्य संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं का ही भाग जाए। अब एक और स्वयं का मतलब क्या हुआ? एक और स्वयं का मतलब हुआ कि उनमें केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाता है, एक का और स्वयं का, तो इसका मतलब 2 ही संख्याएं हुई। और ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है,
यानी एक और स्वयं के अलावा भी यदि अन्य किसी संख्या का भाग चला जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त संख्याएं कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए उन्हें संयुक्त संख्याएं कहते हैं। तो इस तरह बेटे आज हमने 4 परिभाषाओं की चर्चा करी, 2 सवालों की चर्चा करी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन्हीं चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ के समझना। ठीक है बेटे, ओके बाय।